नमस्कार, मैं विवेक शर्मा, संकल्प साहित्यिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारे साथ वेब स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत जी। आपको बता दें कि वासुदेव कामत जी ने भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता को विश्व फलक पर एक नवीन आयाम एवं उनका चित्रण प्रस्तुत किया है। यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्यातियों की बात करें तो जो आपकी चित्रकला के माध्यम से आपने देश के गौरव को और भी ज़्यादा उसमें वृद्धि की है। और यदि मैं उस फेहरिस्त को सामने रखूँ तो मुझे लगता है कि आज का दिन काफ़ी कम पड़ जाएगा। तो आपको बता दें कि वासुदेव कामत जी संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। और सीधा चलते हैं अब अपने मुख्य वक्ता वासुदेव कामत जी के समक्ष, जो भारतीय परंपरा में और भारतीय चित्रकला में भारतीयत्व का जो उसकी विशेषता है, उसकी प्रमुखता है, उस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। इस स्काइप की तंत्र ज्ञान से परिचित और जुड़े हुए जो भी विद्वज्जन हैं, कलाकार है, कला रसिक बंधु भगिनी तथा सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मैं एक चित्रकार हूँ और मैं अपने विचार इस दृश्य कला के माध्यम से हमेशा प्रस्तुत करते आया हूँ और मेरी साधना, मेरा अभ्यास और मेरी जो भी अभिव्यक्ति इस माध्यम से हुई है, वो कभी चित्रों के माध्यम से, कभी शिल्प के माध्यम से और कभी कभी मेरे विचार मैंने अपने वक्तव्य से भी या लेखन से प्रस्तुत करने का प्रयत्न हमेशा किया है। लेकिन एक बात मैं प्रामाणिकता से बोल सकता हूं कि मैं कोई व्याख्याता नहीं हूं और प्रवचन या व्याख्यान देने की मेरी क्षमता और पात्रता आप जैसे विद्वान लोगों के सामने नहीं है, यह संकोच भी मुझे हो रहा है। तो भी एक कलाकार के नाते से अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने भारत की मिट्टी और उससे जुड़े हुए अपनी सभ्यता को कहीं आज ना आ जाए, इस प्रकार का विचार करते हुए है मैंने मेरी हमेशा कलात्मक अभिव्यक्ति की है। हमेशा अपनी कला के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत हो, नाट्य हो, चित्रपट हो, साहित्य हो, काव्य हो या चित्र शिल्प हो, नृत्य हो या और कोई जितनी भी कलाएं हैं आज विद्यमान हैं, जब सभी कलाकार या कलाविज्ञ इकट्ठा हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से
अपने भारतीय कला का या कला में भारतीयत्व का, भारतीयता का जो गुण है, जो पहचान है, इसकी आवश्यकता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किस प्रकार की होनी चाहिए, यह विचार मंथन होते आ रहा है, अभी भी होता है। क्योंकि विश्व के सभी सभ्यताओं के साथ अपनी सभ्यता जब संपर्क में आने लगी, संपूर्ण मानवीय जीवन की सभ्यता का एक विचार अभ्यास रूप में आने लगा, तब इस विषय का विचार मंथन शुरू हुआ। लेकिन मैं जब इस मुद्दे पर विचार करता हूं तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है कि मैं एक भारतीय चित्रकार हूं, मान्य है मुझे, लेकिन मेरे काम करने की या चित्र में अपने विचारों को प्रकट करने की जो शैली है वो वास्तवदर्शी है, जिसको हम रियलिस्टिक बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। तो कभी कभी मेरे चित्र के बारे में जब कला क्षेत्र के कोई कलाविद चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि आपकी ये शैली जो है वो पाश्चात्य है, क्योंकि रियलिज्म जो है वो पाश्चात्य से आया है और अपनी जो है वो काव्यात्मक होती है, लिरिकल होती है। फिर वो आकार हो या रेखा हो या रंग पद्धति हो, रचना हो, उनके आशय हो, सभी। लेकिन यह मुझे यहां सुनाई देता है जब मैं मेरे चित्रों के साथ, मेरे चित्रों के आशयों के साथ, विषयों के साथ जब भारत के बाहर जाता हूं, उनके सामने चित्र रखता हूं, तो वो मुझे नहीं कहते कि यार ये आपकी स्टाइल जो है ना वो हमारी पाश्चात्य शैली है, क्योंकि उनका नजरिया मेरे चित्रों के शैली तक सीमित नहीं रहता। मेरे चित्रों के जो विषय है, आशय है, मैं चित्रों के जरिए जो मैं व्यक्त करना चाहता हूं वो वहां तक पहुंचते हैं, तब उन्हें लगता है कि मेरे चित्रों में भारतीयत्व है। अभी सुलभ सा एक उदाहरण दिया जाए, आज हम पैंट पहनते हैं, हम शर्ट पहनते हैं, पुरानी धोती तो नहीं पहनते, बहुत शहर में तो ऐसा दिखाई देता है। लेकिन उस पहराव में जो व्यक्ति है, उसका स्वभाव है, उसका आचरण है, वो यदि भारतीय विचारों से ओक्त प्रोक्त है तो क्या हम उसको उसके केवल नजरिए से हम उसको वेस्टर्न बोल सकते हैं क्या? उसी प्रकार मैंने जो कला की शिक्षा प्राप्त की, हो सकता है कि वो कार्य पद्धति, आकार पद्धति या आकार रचना हो, वो वास्तवदर्शी होगी। लेकिन वास्तवदर्शी होते हुए भी उनका जो प्रकटीकरण है, वो प्रकटीकरण और चित्रों के आशय और विषय जो है वो पूर्णतः भारतीय रहते हैं। और वो जब भारतीय रहते हैं तो चित्रों का जो दृश्यमान अनुभव होता है, वो दृश्यमान अनुभूति केवल आकारों तक सीमित नहीं रहता, केवल आंखों तक नहीं रहता, वो हृदय तक जब पहुंचता है तब लगता है कि इसमें जो
विचार व्यक्त हुआ है या कलाकार की अभिव्यक्ति जो हो रही है वो अभिव्यक्ति भारतीय है। यहाँ इस प्रकार की भारतीयता का मैं हमेशा विचार करता हूँ। और इसकी आवश्यकता क्यों है? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अपने परिवार में मैं हूं, मेरी माँ है या मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरे सगे संबंधी है, सब है। एक परिवार इस घर में रहता है, ऐसा हम उदाहरण के तौर पर ले। लेकिन हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, हर एक व्यक्ति की चाल चलन अलग है, बहुत कुछ लेकिन एक परिवार है। तो इसी प्रकार इस भूमंडल पर जो भी मानवीय सभ्यताएं हैं, वो वेस्टर्न होगी, ईस्टर्न होगी या और नॉर्दर्न होगी या साउथ होगी, जो भी है, ये सभी जो है ना अपनी अपनी सभ्यता के साथ प्रामाणिकता से जीते आ रहे हैं और उसी प्रकार अपने अभिव्यक्ति करते आ रहे हैं। तो वो परिवार जिस प्रकार से होता है, तो ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम जो परिवार है, उसमें हम जो भारतीय हैं, एक ये समाज पुरुष अपनी अभिव्यक्ति अपनी कला के साथ जब व्यक्त करता है, तो उसमें वो मिट्टी की सुगंध, उस परंपरा की सुगंध या संस्कृति की सुगंध आनी चाहिए। और ये किसी अन्य सभ्यता के साथ स्पर्धा करने के लिए नहीं, ये एक अपनी पहचान होती है। और ये पहचान देने के लिए हमने जिस कला का माध्यम चुना है, उस माध्यम से हम अपनी पहचान दें, यह बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए हम अपनी संस्कृति से, हम परंपरा से, हम अपने इतिहास से अनादिकाल से जो करते आ रहे हैं, वो अपनी कला के माध्यम से आज भी जितना दे सके, आज भी हम अपनी अभिव्यक्ति से व्यक्त कर सके, तो वो कलाकृति, वो अभिव्यक्ति भारतीय हो जाती है। तो फिर वो भारतीय क्या है, किस प्रकार से है? इसके लिए हम अपनी सभ्यता में पुरातन काल से जो अच्छे अच्छे विचार अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य समाज के लिए कितनी प्रेम से और आदर से रखते आ रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। और वो क्या है? तो मैं हमेशा सोचता हूं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि चरति भुक्तवे चारितम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या तो अपने यहाँ जो कहते हैं कि कृणवंतो विश्व मार्यम, मतलब चलो पूरे विश्व को हम इस प्रकार से अपने साथ जुड़ ले कि वो भी नोबल हो जाए, वो भी सभ्य हो जाए। तो ये इस प्रकार का विचार हम भारत से जब करते हैं, तो कहीं किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, मैत्री संबंध, कुटुंब बढ़ाने के लिए, कुटुंब अपने परिवार में सम्मिलित करने के लिए, यह विचार लेकर जब कोई व्यक्ति या कोई समाज या कोई गट काम करता है, तो विचार वो अपना भारतीय विचार है। अपनी कला के माध्यम से हमेशा जब विचार होता है, तब कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, मैं स्वांत सुखाय कर रहा हूं। और वो स्वांत सुखाय मतलब क्या है? कि मुझे आनंद मिले, इस प्रकार से मैं काम करता हूं। लेकिन इस शब्द में बहुत ऊंची थॉट है या विचार है। स्वांत सुखाय, मुझे सुख कब मिलेगा? जब मैं इर्द गिर्द वैसे ही शांत और सुखी वातावरण की
परिस्थिति हो तो ही ना। और मैं जो सुख का अनुभव कर रहा हूं, वो अनुभव करते करते उसी चीज से अन्य को भी उसी प्रकार आनंद मिलता हो, तो ही वो स्वांत सुख है। जब कोई संगीतकार किसी वाद्य को बजा रहा है, उसे उसको संतोष हो रहा है, और उसी संतोष से यह प्रतीत भी होता है कि वो जो बजा रहा है वो अन्य लोगों को भी उसी प्रकार का सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। इसी प्रकार हम कोई चित्र बनाए, हम कोई शिल्प बनाए, तो वो उसमें यदि हमें आनंद हो रहा है तो उससे, उस शिल्प से, चित्र से अन्य को भी आनंद होना चाहिए। तो कला की निर्मिति इस प्रकार की हो कि जो हमें भी आनंद दे और औरों को भी आनंद दे, तो यह स्वांत सुखाय होता है। लेकिन मैं कोई ऐसी बात करूं कि उससे मुझे समाधान हुआ, संतुष्ट हुआ, लेकिन बाकी सब दुखी हुए, कष्टी हुए, माफ करना, तो यह स्वांत सुखाय नहीं है, ये स्वार्थ सुखाय है, जिसमें केवल मुझे ही समाधान मिला, जिसमें केवल मुझे ही सुख मिला, लेकिन अन्य को बहुत वेदना हुई, अन्य को बहुत दुख हुआ, तो वो स्वांत सुखाय नहीं है, वो स्वार्थ सुखाय है। तो भारत की कलात्मक विचारधारा इतने ऊंचाई पर थी कि जो हमें भी आनंद दे और औरों को भी आनंद दे। लेकिन हम कोई इस ऐसे मार्ग का अंगीकार करें कि जिससे सिर्फ हमारा ही समाधान हो और अन्य को कष्ट पहुंचे, फिर अन्य को जीवित हानि पहुंचे, अन्य के मन में क्लेश उत्पन्न हो, तो वो अपनी भारतीय विचारधारा नहीं है। तो मैं हमेशा सोचता हूं कि अपने कार्य में, अपने विचारों में, अपने कृति में, अपनी कला की प्रस्तुति में अपनी भारतीयता का विचार प्रकटीकरण होना बहुत आवश्यक है। और इसलिए पुरातन काल से आज तक कलात्मक जो भी कलाकृतियां निर्माण हुई, उसमें जो भारतीयता है वो आशयात्मक है, आकारात्मक, रचनात्मक तो है ही। मैं वो डिनाई नहीं करता, अस्वीकार नहीं करता हूँ, वो भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके भी आगे वो चिरंतता प्रकट अभी तक टिकी रही है। इसका कारण वो आशयात्मक भारतीयता का भी उसमें प्रादुर्भाव हुआ है। और एक उदाहरण देता हूं, मैं मेरे अनुभव का देता हूं। मैंने एक प्रदर्शनी की थी और भारत के जितने भी संत महापुरुष हुए, किसी ने अभंग किए, किसी ने दोहे बनाए, किसी ने कीर्तन किए या अपने वचन दिए हैं, उनकी काव्यात्मक प्रस्तुति भी है। तो ये जो भी उन्होंने निर्मिति की है, उसके पीछे उनका कोई साक्षात्कार है। तो हर एक संत के एक एक रचना को लेते हुए मैंने एक पूरी प्रदर्शनी की थी। उसमें कुल 28 चित्र थे और मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में वो प्रदर्शनी हमने लगाई थी। तो उस प्रदर्शनी में हर कोई व्यक्ति भाव विभोर हो जाता था, देखकर मुझे अभिनंदन भी करता था, उनके आंखों में आंसू भी आते थे, गदगद हो जाते थे। और वो सभी संत ऐसे थे कि जिनके कोई फोटोग्राफ नहीं है, केवल रचनाएं हैं, जो भी किसी ने अपने अपनी कल्पना से पहले कोई चित्र बनाए होंगे, लेकिन मैं मेरी कल्पना से चित्र बनाए थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उसमें एक पाश्चात्य कपल वो प्रदर्शनी देख रहे थे।
कुछ आधा पौना घंटा तक उन्होंने वो प्रदर्शनी देखी और फिर मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि we don't know the actual story behind every picture because these are all Indian saints or Indian great personalities. But we both felt the existence of Jesus Christ here. मैंने कोई भी भगवान यीशु क्रिस्त का पेंटिंग नहीं बनाया था, कोई पाश्चात्य संत का कोई चित्र नहीं बनाया था, सभी भारत के संत थे और उनके रचनाओं के ऊपर। लेकिन उनको क्यों महसूस हुआ, क्योंकि इस भारतीयत्व में चित्रों में जो भारतीय विचारधारा है और उस प्रकार की विचारधारा सहकंपा की, अनुकंपा की, प्राणी मात्र के साथ जो एक सहज मैत्री का भाव है, वो भाव जो उन्हें अपने जीसस क्राइस्ट में प्रतीत हो जाता, वो भाव वैसे ही यहाँ भी उन्हें प्रस्तुत हुआ, अनुभूत हुआ। तो ये इस प्रकार की अनुभूति जो आती है वो विश्वात्मक हो जाती है, वो केवल भारत की एक भौगोलिक रचना तक सीमित नहीं रहती। ये भारतीयत्व है कि भारतीयत्व स्वभाव या विचार परंपरा संस्कृति की जो पहचान है वो और अन्य जगहों पे भी हो रही है। इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद वहां अमेरिका में जाकर भी उतनी ही मैत्री प्रस्थापित कर सके, लंदन में जाकर भी उतनी मैत्री प्रस्थापित कर सके, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है और ये आर्य स्वभाव जो है ना, उसको जोड़ने का काम करना है। तो इसीलिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्योर फॉर्म में जब हम अनुभूत करते हैं, वो किसी भी अन्य देश में जाकर, अन्य सभ्यता में जाकर भी अनुभूत कर सकते हैं। मुझे याद है कि पंडित भीमसेन जोशी ने एक उदाहरण दिया था कि वो जब किसी एक प्रदेश में गए थे तो वहां कोई एक पाश्चात्य संगीत बज रहा था और मन ही मन लगा कि ये उसके नोटेशन जो है वो भूपराग के है। तो भूपराग एक भारतीय राग है, लेकिन उसकी प्रस्तुति और अनुभूति अन्य जगह में भी आ सकती है, क्योंकि ये पूरे सभी निसर्ग निर्मित है। जैसे निसर्ग निर्मित यहाँ पेड़ पौधे हैं या वातावरण है, हम दिन रात का, संध्या छाया का और सुबह का अनुभव करते हैं, वो पूरी दुनिया में हर कोई अनुभव करता है। और उसी निसर्ग में पशु पक्षी बने हैं, उसी में हम मनुष्य भी बने हैं, और उसी मनुष्य को एक मन जो है वो मन विश्वात्मक हो सकता है। यह अनुभूति यहाँ भारत में जिन संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने अनुभूत किया, वो अनुभूत जब करते हैं, भले वो इस प्रदेश में रहकर करते हैं, लेकिन उस अनुभूति की जो प्रभा है वो केवल एक नक्शे के बाउंड्री में सीमित नहीं रहती। जिस प्रकार हम कोई अगरबत्ती लगाते हैं या धूप जलाते हैं, क्या हम उसको, सुगंध को कहाँ सीमित कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। वो पड़ोस में जरूर जाएगी और उसका यदि अच्छा सुगंध है तो वो भी महसूस करेंगे, उनके मन में भी वो ही सुगंध उत्पन्न हो जाएगी, उसकी अनुभूति वो लेंगे। उसी प्रकार किसी ध्वनि को, किसी संगीत को, उसी प्रकार किसी चित्र को भी आज
इटली में या वेनिस में या रोम में बना हुआ जो चित्र था कि जो आज लूर के म्यूजियम में है मोनालिसा का, वो मोनालिसा का चित्र भले वहां के संस्कृति से, वहां के व्यक्ति परिचय से, वहां के एक चित्रकार ने बनाया होगा, लेकिन उसका आनंद जब लेना शुरू होता है वो सब जगह पहुंचता है। उसी प्रकार अपने मंदिरों में, अपनी गुफाओं में जो भी चित्र बने, शिल्प बने, तो उसका भी आनंद जो है वो कोई भी ले तो वो यहाँ की सुगंध और यहाँ का विचार उसके मन में उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए इस विचार से कोई जरूरी नहीं कि हम भी मोनालिसा का जैसा कोई पेंटिंग करें, कोई जरूरी नहीं कि हम भी वहां के जैसे शिल्प है वैसे जन शिल्प बनाए। हम यहीं पे बना सकते हैं, यहीं के अनुभव से कर सकते हैं, यहीं के परंपरा से और संस्कृति में पलकर कर सकते हैं। और आज जो हम जीते हैं उसका अनुभव हम अपने चित्रों से प्रकट कर सकते हैं, अपनी कला से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वो अनुभूति की सत्य अनुभूति आवश्यक है। जो इतिहास में हुआ, पुराण में हुआ, वो हम जरूर पढ़ेंगे, जरूर सुनेंगे भी, लेकिन आज हम जो अनुभूत करते हैं, आज जो हम पढ़ते हैं या आज अपने विचारों में जो कुछ चल रहा है वो भी चित्र के माध्यम से, शिल्प के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आना जरूरी है। और वो केवल अनुकरण से नहीं, उसमें अनुकीर्तन की आवश्यकता है। जो पहले हुआ वैसे ही हम करेंगे, जो पहले सुना हम वैसे ही करेंगे, नहीं, उसमें अनुकीर्तन होना चाहिए कि अपनी तरफ से हम कुछ करें, ये आवश्यक है। इस प्रकार से यदि अनुभूति होती है, इस प्रकार से कोई अभिव्यक्ति होती है, तो वो अभिव्यक्ति और ये प्रस्तुति केवल और केवल अपनी सीमा के लिए नहीं रहती, वो भारतीयत्व हमें अपनी कला के अभिव्यक्ति से लाना है। यहाँ का जनजीवन, यहाँ के जनजीवन में कोई त्रुटि है, कुछ उपलब्धि है, कुछ अच्छी बातें है, वो सभी को स्वीकार करते हुए उस त्रुटि को दूर करने के लिए कला का माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। जो अच्छी बात है वो और भी दिखाने के लिए भी कला का माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम जो आनंद अनुभव करते हैं वो आनंद केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए हो। इसीलिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने आखिर में जो पसायदान दिया है, और वो पसायदान करते समय पहले पुकारते हैं किसको? आता विश्वात्मके देवे, जो विश्वात्मक है इस भगवान को मैं प्रार्थना करके पुकारता हूं। और कहते हैं कि जो कोई बुरे हैं उनकी बुराई दूर हो और उनके मन में अच्छाई पैदा हो। और आखिर में कहते हैं कि जो जे वांछीर तो तेरा हो, और ये होने के पश्चात उनके मन में जो भी इच्छा है, जो भी अपेक्षा है वो प्राप्त हो। और ये यदि उन सभी को प्राप्त होता है तो मुझे बहुत संतोष होगा, मुझे बहुत संतोष होगा। इस प्रकार का पसायदान करते हैं। ये भारतीयत्व है। सिर्फ मेरे लोगों का कल्याण हो इस प्रकार का कभी विचार भारत में नहीं हुआ। सभी का कल्याण हो, सभी का। तो इसीलिए शांति मंत्र में कहते हैं कि सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम आप्नुयात या दुःख भाग भवेत्। तो ये जो विचार है ना, ये विचार केवल पठन के लिए नहीं, यह विचार केवल कहीं मुद्रित करने के लिए नहीं, यह विचार अपने आचरण के लिए, और हम जो भी निर्माण कर रहे हैं उसमें भी
वो अभिव्यक्त होना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए। इसलिए यह विचार अपनी भारतीय कला में भी आवश्यक है। फिर वो संगीत हो, नाट्य हो, चित्रपट हो, कथा हो, साहित्य हो, चित्र हो, शिल्प हो, कुछ भी हो, अपने आचरण से लेकर अपनी प्रस्तुति तक वह चिरंतन प्रवाहित रहना चाहिए। यह प्रवाह जब तक चलता रहेगा तब तक ये भारतीयत्व अबाधित रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इतना ही मुझे कहना था। बाकी आप सभी विद्वज्जन हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना विचार करते हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति और नवनिर्मिति करते आ रहे हैं। यह नवनिर्मिति हम हमेशा जारी रखेंगे, क्योंकि जो भी हम निर्माण करते हैं वो निर्मित कलाकृति अपने से भी अधिक आयु लेकर जन्म लेती है। अपनी आयु कितनी होगी, 80 साल, 100 साल, लेकिन हमने जो कला निर्मिति की, हमने जो प्रस्तुत किया, अभिव्यक्त किया, वो तो चिरंतन होने वाला है। वो अपने पश्चात भी अपने विचारों को प्रकट करने वाला होने वाला है। तो इसीलिए हम कला निर्मिति भी इस प्रकार की करें, वो चिरंतन अपना विचार, अपनी प्रस्तुति सबके कल्याण करने वाली हो। इस प्रकार का विचार प्रकट करके मैं मेरा विराम करता हूँ। इसके आगे यदि कोई प्रश्न कोई पूछे तो उसका भी मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन अभी तो मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। तो मित्रों, हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं विश्व प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत जी का। हमें बेहद गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज हमने साझा हुए और हमें आपके विचारों से जो एक समृद्ध परंपरा का जो ज्ञान चित्रकला के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये हमारे श्रोताओं को और समृद्ध करेगा, उनकी विचार परंपरा को चित्रकला के क्षेत्र में और भी अधिक समृद्धि प्रदान करेगा। तो मित्रों, आज आपने संकल्प साहित्यिक चैनल में सुना विश्व प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामत जी के व्याख्यान। आपने उनके चित्रों के माध्यम से एक समृद्ध परंपरा के दर्शन किए। आज पहली बार हमने वक्ता के रूप में आपके जो साक्षात दर्शन किए, आपके विचारों को सुना। हम ये आशा करते हैं कि आप आगे भी निश्चित रूप से हमें समय देते रहेंगे। हम आपका हार्दिक आभार। नमस्कार। धन्यवाद।